गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल मैंने आपको गुट निरपेक्षता के बारे में बताया था कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता का उदय हुआ था। ऐसी क्या परिस्थितियां विश्व राजनीति में 1945 के बाद में हो गई थी। 1947 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव है वो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। मिस्र के नासी और यूगोस्लाविया के जनरल टिटो है, वो भी इस विचारधारा में सम्मिलित हुए और गुट निरपेक्षता का जो चलन है वो 1947 से हो जाता है। उसके बाद में इसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो 1961 के बेलग्रेड यूगोस्लाविया के सम्मेलन से शुरुआत हो जाती है, जिसमें 25 सदस्य देशों ने इसमें भागीदारी की थी। इसके अर्थ को लेकर मैं आपको बता रहा था कि जो सही और उचित है उसका साथ देना और जो गलत व अनुचित है उसका विरोध करना, ये गुट निरपेक्षता का जो प्रमुख अर्थ है वो लिया गया था और इस चीज़ को स्पष्ट किया था जॉर्ज डिस्का ने। उसी के साथ साथ में मैं आपको लाभ के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से गुट निरपेक्ष देशों के लिए गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन या नीति है वो लाभदायक सिद्ध हो रही थी, या इनकी जो सोच है वो बन रही थी। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था इनकी थी, आर्थिक के कारण इनका था, राजनीतिक कारण इनका था, सैनिक कारण इनका था, ऐतिहासिक कारण इनका था। ये जो सारी चीज़ें हैं वो गुट निरपेक्षता के संदर्भ में सटीक प्रतीत हुई। आज हम गुट निरपेक्षता की सफलता व असफलता और उसके साथ में ही प्रासंगिकता की बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष कहाँ तक सफल रहा और कहाँ तक असफल रहा। सबसे पहली जो बात आती है सफलता में, वो आती है कि विश्व संघ यूएनओ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन गुट निरपेक्षता के द्वारा किया जाए। यूएनओ की एक संस्था है सुरक्षा परिषद। इन्होंने सभी ने मिलकर ये डिमांड रखी कि सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार होना चाहिए। हालांकि ये ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन निरंतर जो इनकी डिमांड है वो इसमें चली आ रही है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो बात है वो इनके द्वारा विश्व मंच पे की गई है और ये गुट निरपेक्ष देशों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। गुट निरपेक्षता के द्वारा ही मजबूती से इन्होंने इसके साथ साथ में जो क्षेत्रीय संगठन है उनका भी निर्माण किया है। विश्व में दोनों ही महाशक्तियों के बीच में अकारण जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसको इन्होंने रोकने का कार्य किया था। छठी जो बात है वो थी कि विश्व शांति व सुरक्षा के लिए इन्होंने जो भी संभव हो सका वो प्रयास किया था। 7वें नंबर की बात आती है कि गुट निरपेक्ष देशों के जो राष्ट्र हैं उनमें कई ऐसे राष्ट्र थे भारत सहित जो विश्व राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन करने में काफी सक्षम हुए। 8वीं बात कि गुट निरपेक्षता के माध्यम से ही ये यूएनओ में ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने लगे जो प्रस्ताव इनके हितों के प्रतिकूल थे। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि गुट निरपेक्षता के द्वारा बहुत सारी जो सफलताएं हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ये तृतीय विश्व के जो देश हैं उनको प्राप्त हुई और काफी हद तक इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का जो संपादन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया था।
दूसरी ओर जब हम गुट निरपेक्षता की असफलता को देखते हैं तो यहाँ पे एक विद्वान रहे हैं और हैं भी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। इन्होंने भारतीय विदेश नीति की एक किताब लिखी, भारतीय विदेश नीति नवीन दिशा संकेत। इसमें गुट निरपेक्षता की जो असफलताएं हैं उनको भारत के संदर्भ में भी इन्होंने स्पष्ट किया था कि गुट निरपेक्ष कैसे असफल रहा था और विशेषकर ये भारत के लिए तो कितना हानिकारक सिद्ध हुआ था। पहली बात उन्होंने कही थी कि गुट निरपेक्ष होना एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए हितकर हो सकता है, जिसे विश्व राजनीति में बहुत ज्यादा ताकत हो, वो ही देश गुट निरपेक्षता की नीति के साथ में विश्व में चल सकता है। अब भारत ऐसा राष्ट्र नहीं था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और फिर भी उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इस वजह से ये गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो समस्त विश्व से ही भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हुई थी। दूसरी जो हम बात देखते हैं उनका ये कहना था कि इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर थी, नीचे नहीं। यानी कि उर्दू मूल जो नीति है वो इसकी रही थी, अगर राष्ट्रीय हित किसी प्रकार से किसी देश का सुधरा तो वो एक अलग बात थी, वो किस वजह से सुधरा था। बाकी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी से संबंध बनाने में या किसी के साथ में व्यापारिक संबंध या कूटनीतिक संबंध या राजनीतिक संबंध या सैनिक सहायता या आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पीछे ये गुट निरपेक्षता थी। अपितु एक विश्व राजनीति में उस समय जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसमें किसी राष्ट्र का अगर हित सुधर रहा था तो एक ये बात थी कि हम ये कह सकते हैं उसके संबंध में कि अपने आप किसी पता नहीं किन किन परिस्थितियों से वो ऐसा हो रहा था। बाकी तो ये नहीं कह सकते केवल गुट निरपेक्षता के द्वारा ही इस प्रकार की स्थिति हो रही थी। अब यहाँ पे वेद प्रताप वैदिक का ये कहना था कि ये जो नीति है इसमें नेतागिरी की भावना थी, यानी कि राष्ट्रीय सुधर जाए वो एक अलग बात थी, बाकी तो इसमें नेतागिरी की भावना ज्यादा थी। और इसी वजह से दोनों ही जो महाशक्तियां हैं उन्होंने 70 के दशक तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि 70 के दशक में जो समाजवादी गुट सोवियत संघ है उसने ये कहते हुए गुट निरपेक्षता को स्वीकार किया था, जो इसकी सफलताओं में हम देख सकते हैं कि साम्यवाद और गुट निरपेक्ष देशों के हित एक जैसे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मान्यता प्रदान की। 70 के दशक के बाद में फिर जो पूंजीवादी गुट है उसने भी उनको मान्यता प्रदान कर दी। तो यहाँ एक बहुत लंबे समय के बाद में इनको ये चीज मिली थी। तीसरी जो बात थी वो थी कि ये जो राष्ट्र हैं वो गुट निरपेक्षता की नीति के साथ में पिछलग्गू ही सिद्ध हुए। इन्होंने ये सोचा कि हम किसी देश के या महाशक्ति के मातहत नहीं रहेंगे, लेकिन ये विश्व की जो राजनीति है वो इस प्रकार की बन गई थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गुट से कोई ना कोई राष्ट्र है वो चरम तरीके से अपनी सहायता प्राप्त कर रहा था। तो उस स्थिति में जो ये गुट निरपेक्षता की नीति है वो सही मायने में बाहर नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि एक तरीके से गुट निरपेक्षता की नीति है वो पिछलग्गू दिखाई दी। चौथी जो बात थी वो ये थी कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं वो सब दिखावट के लिए तो एक जगह थे, लेकिन किसी न किसी रूप में वो किसी गुट में अप्रत्यक्ष रूप से बंधे हुए थे और इसी वजह से वो अपना जो हित है वो किसी भी महाशक्ति के द्वारा सुधार रहे थे। हम यहाँ ये देखें कि कोई आर्थिक जो हित है वो इनका गुट निरपेक्षता के माध्यम से सुधर रहा हो, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। अपितु यहाँ पे इनमें एक दिखावट के लिए ही एक ये आंदोलन में संगठन था, बाकी तो ये एक दूसरे का शोषण करने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है वो वेद प्रताप वैदिक साहब ने ये दिया था कि हम मध्य पूर्व के राष्ट्रों को देखते हैं कि सारे के सारे तेल संपन्न राष्ट्र हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान और वर्तमान में भी हम देखते हैं
तो ये मध्य पूर्व के राष्ट्र, इन्होंने कभी भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जिनको हम कहें विकासशील जो राष्ट्र हैं, उनको सस्ती कीमतों पर तेल नहीं दिया। और आज हम देखते हैं कि विश्व में विकासशील देशों में तेल की कीमत कम है, जबकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में तेल की कीमत बहुत ज्यादा है। तो कहाँ इन्होंने किसी प्रकार से जो एक दूसरे का जो आर्थिक हित है उसको सुधारने की कोशिश की। पांचवी बात इसमें आई कि इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाने के साथ साथ में अपने जो क्षेत्रीय संगठन है वो बना लिए। इसका मतलब है कि गुटनिरपेक्षता है, इसमें इनका किसी प्रकार का कोई विश्वास ही नहीं था। इसी वजह से इन्होंने अपने क्षेत्रीय राष्ट्रीय हितों के लिए अपने जो क्षेत्रीय संगठन है उनका निर्माण कर लिया था। हम आसियान को देखते हैं, सार्क को देखते हैं, और अब तो आर्थिक प्रकार के बहुत सारे जो आर्थिक संगठन हैं वो तैयार हो गए हैं। इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता के जो राष्ट्र हैं वो किसी भी प्रकार से एकजुट नहीं है। छठी बात इसमें ये निकल कर आई थी कि ये कहा जाने लगा कि गुटनिरपेक्षता के राष्ट्र हैं वो यूएनओ में एकजुट होकर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है जो इनके हितों के प्रतिकूल है उनका वो विरोध करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहां पर भी ये पूरी तरीके से विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से महाशक्तियां हैं वो किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित करवा के और अपने हितों को वो पूर्ण रूप में वहां पर देख लेती है। सातवीं वाली बात जो इसमें कही गई थी कि यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की जो बात है वो हमेशा की जाती रही है कि इसमें और भी विकासशील देश हैं, इनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से हम यहाँ भारत को देखते हैं, जर्मनी को देखते हैं, ब्राजील को देखते हैं, जापान को देखते हैं, अफ्रीका को देखते हैं। ये ऐसे राष्ट्र हैं जो हमेशा ये डिमांड करते रहते हैं कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन आज तक भी सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन नहीं हो पाया, और जो 5 महाशक्तियां हैं वही सुरक्षा परिषद की चौधरी बनी हुई है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो काफी हद तक इन बिंदुओं के आधार पर या ये जो चीजें थी इनके आधार पर ये असफल होता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें वो इसके प्रासंगिकता की बात आती है कि क्या वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता को बनाने के पीछे एक ध्येय था, और वो ध्येय उस तात्कालिक समय पर यह था कि ये विश्व 2 गुटों में बट गया था, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई थी, दोनों एक दूसरे को कूटनीतिक स्तर पर मात देने की सोच रहे थे। ये सारी की सारी चीजें आ रही थी। इसी वजह से विश्व के ऐसे देश हैं जो इस गुटीय प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते थे और स्वयं इसमें नहीं फंसना चाहते थे कि हम गुटनिरपेक्षता के रूप में एक मूवमेंट तैयार करने, अलग संगठन तैयार करने, और दोनों ही जो महाशक्ति हैं उनसे हम पृथक हो जाएं। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, नई प्रकार की जो नीतियां हैं वो आ गई थी, जर्मनी का एकीकरण हो गया था, यूरोप का एकीकरण हो गया था, तो क्या अभी भी वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की कोई प्रासंगिकता है? तो यहाँ पे कुछ बिंदुओं के आधार पर ये कहा गया है कि आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता के संदर्भ में ये कहा गया है कि अगर ये चाहे तो आज भी यूएनओ में संगठित होकर अपने हितों की सिद्धि कर सकते हैं। इस वजह से इसकी प्रासंगिकता है और ऐसा किया जाना चाहिए। धीरे धीरे अब ऐसा होने भी लगा है कि ये संगठित होकर अपनी जो मांग है उसको ये यूएनओ में उठाने लगे हैं। दूसरी जो बात है कि आज नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है जिसकी शुरुआत भारत ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से 1954 में रखी थी, और यूएनओ की महासभा है उन्होंने 1973 में इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात की थी। हालांकि व्यावहारिक रूप से नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अभी लागू नहीं हो पाई है, या अभी भी जो विकासशील देश है वो विकसित देशों के शोषण का शिकार है। लेकिन फिर भी अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी राह पर चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी स्थापना करनी ही पड़ेगी। तीसरी वाली जो बात है कि नई विश्व व्यवस्था वो विश्व के अंतर्गत होनी चाहिए, जिसमें ये कहें हम कि ये जो विश्व में कुछ ही महाशक्तियां हैं जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही हैं और काफी हद तक विकासशील देशों का शोषण भी कर रही हैं। तो अब ये बात हो गई कि अगर नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करनी है और उसमें विकासशील देशों को भी सम्मान प्रदान हो,
तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस वजह से इसकी जो प्रासंगिकता है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। चौथी वाली जो बात गुटनिरपेक्षता में आती है वो इसमें ये निकल कर आती है कि उत्तर दक्षिण जो संवाद है वो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के साथ में मिल बैठकर उनकी समस्याओं को सुने और उनको सहयोग प्रदान करें ताकि वो भी जो विश्व है उसमें आगे बढ़ पाए, उनका विकास हो पाए। पांचवी वाली जो बात है कि जो विकासशील देश है वो आपस में ही मिलकर एक समाज शुरू करे जिसको दक्षिण दक्षिण समाज कहा गया है। इसके माध्यम से ये जो अपनी समस्या है उनको आपस में सुलझाएं और एक दूसरे का पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करें। ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा ही विश्व में किया जा सकता है। छठी वाली जो बात है इसमें कि अमेरिका की जो दादागिरी है उसको रोकना। ये अमेरिका है जो वर्तमान में जिस प्रकार की धौंस और दादागिरी दिखाता है और पूरा जो विश्व है उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार किसी भी देश में वो इंटरफेयर कर देता है या तेल को महंगा करने में इसकी भूमिका हो जाती है या शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था है उसको ऊपरी तौर पर ही बनाने की बात करता है, लेकिन आंतरिक तौर पर वो पूरी तरीके से इसको बिगाड़ने की भी कोशिश करता है। तो आज अगर अमेरिकी दादागिरी जो हो रही है विश्व राजनीति में, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एकजुटता से ही किसी प्रकार से खत्म हो सकती है। अगर एकजुट नहीं रहे तो अमेरिका की जो दादागिरी है वो पूरी तरीके से विश्व में इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो यहाँ ये भी हो सकता है। सातवीं वाली जो बात है वो इसमें ये है कि विश्व व्यापार संगठन है, इसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसको निभा सकता है। ये क्योंकि आज हम वर्तमान में देखते हैं कि जो व्यापारिक हित हैं वो विकसित देशों के लाभार्थ हैं, यानी कि विकसित देशों को इनसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। इस प्रकार की व्यापारिक नीतियां बनी हुई है। यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो विश्व व्यापार संगठन है उसमें इस प्रकार का बदलाव करने के लिए कह सकता है और अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से इस आंदोलन के माध्यम से रख सकता है कि ये जो WTO है, ये WTO ऐसी नीतियां व्यापार में बनाए ताकि विकसित देशों के साथ में विकासशील देश हैं उनके भी जो हित हैं वो पूरी तरीके से सुधर पाए। आठवीं वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये भी जो विकासशील देशों को ऋण देता है वो विकसित देशों के इशारे पर और उनकी शर्तों पर देता है। ये जो चीज है वो भी खत्म होनी चाहिए और वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही खत्म हो सकती है। और यहाँ पे जो ऋण उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की तटस्थ और निष्पक्षता समानता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा की जा सकती है। हम ये कहें कि वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे बिंदु हैं, कहते हैं कि बदलते हुए परिवेश में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कालातीत हो जाते हैं और नवीन जो मुद्दे होते हैं वो सामने आ जाते हैं। इस विश्व राजनीति में कुछ ऐसी समस्याएं थी जो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो आधुनिकता का युग चल रहा है उसमें नई जो नीतियां आ रही हैं, नई समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ चीजें जाती दिखाई देती है, लेकिन नई चीजें हैं उनका जन्म भी हो जाता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो जब ये पुराने मुद्दे थे तो उनके संदर्भ में लड़ रहा था और अब जब न्यू इश्यूज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने लग गए तो न्यू इश्यूज है उनके लिए भी इस मंच के द्वारा अपनी बातों को विश्व राजनीति के संगठनों और एकजुट होकर महाशक्तियों के सामने रख सकता है और विश्व की जो वर्तमान व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है उसमें किसी न किसी प्रकार से बदलाव करवा सकता है और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, बतौर शर्त हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं वो एकजुट रहें, किसी प्रकार की आपस में खींचतान न करें, एक दूसरे को सहायता और सहयोग प्रदान करें, जो विश्व की महाशक्तियां हैं उनके गुलाम बनकर न रहें, एक स्वतंत्र आचरण करने लग जाए तो निश्चित रूप से आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता प्रतीत होती है, सिद्ध होती है और ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और बखूबी तरीके से अच्छी तरीके से निभा सकता है। धन्यवाद।